हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को स्टडी एंड हेल्थ चैनल में स्वागत है। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है 10th क्लास का तीसरी चैप्टर, जो कि है धातु और अधातु। और इसके बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। पदार्थ क्या है आपने जाना। पदार्थ वो वस्तु को हम कहते हैं जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। और तत्व क्या है, तो हमने पढ़ा था एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को हम तत्व कहते हैं, यानी तत्व का शुद्धतम रूप पदार्थ है। तो यहाँ पे अब बात हुआ यौगिक के बारे में हम लोग समझे थे, जो कि 9th क्लास में है। यौगिक मतलब जब दो तत्व के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनते हैं। फिर हमने पढ़ा था मिश्रण, एक अनिश्चित पर दो तत्व के परमाणु या दो से अधिक तत्वों के परमाणु जब एक अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उससे बना जो होता है वो मिश्रण कहलाता है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था। तो 118 तत्वों के बारे में हम लोगों ने अभी तक जाना है, पता है हम लोगों को। और 118 तत्वों में जो हम लोग 10th क्लास के जो तीसरी चैप्टर है धातु अधातु उपधातु, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु क्या है, अधातु कौन से तत्व धातु हैं, कौन से तत्व अधातु हैं, कौन से तत्व उपधातु हैं। तो यहाँ तो हमको पता है कि सबसे ज्यादा तत्व जो धातु ही हैं, उसके बाद अधातु, और उससे कम जो है उपधातु, सबसे कम जो है उपधातु पाया जाता है, तो सबसे अधिक धातु पाया जाता है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है भौतिक गुणधर्म के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे, फिर रासायनिक गुणधर्म के आधार पे पढ़ेंगे। इस प्रकार धातु और अधातु की पूरी गुणवत्ता को हम लोग पढ़ेंगे, सक्रियता श्रेणी को हम लोग देखेंगे, है ना। उच्च सक्रियता किसकी है, कौन कौन से धातु जो है उच्च सक्रियता के अंतर्गत, क्रियाशीलता के अंतर्गत आती है, मध्य सक्रियता श्रेणी के अंदर आती है, क्रियाशीलता के अंदर आती है, उसके बाद निम्न क्रियाशीलता के अंतर्गत आती है। तो इस सारे बातों को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आइए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है धातु अधातु के भौतिक गुणधर्म के आधार पे दोनों को हम लोग समझते हैं। इस दोनों में भौतिक गुणधर्म के आधार पे असमानताएं या समानताएं क्या है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो धातु एवं अधातु, जिसको दो भागों में हमने बांटा, और दोनों को परस्पर बुक में तो अलग अलग करके दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे अच्छे से समझने के लिए दोनों को एक साथ समझाने का कोशिश किया है। तो आइए समझते हैं गुणधर्म। अब आइए गुणधर्म को देखते हैं धातु और अधातु के। पहला गुणधर्म जो है धात्विक चमक। तो यहाँ पे देखो धातु की सतह चमकदार होती है, उदाहरण के लिए सोना और चांदी। तो यहाँ पे आप समझो धातु की सतह चमकदार क्यों होती है, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी तत्व अगर बना होगा, तत्व परमाणु से बना होगा, तो परमाणु में क्या होते हैं, नाभिक होते हैं, और उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इसमें केंद्र में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसकी बाहरी कक्षा में कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और उसके सबसे बाह्यतम कक्षा में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बाह्यतम कक्षा में, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जब वो शुद्ध रूप में कोई भी पदार्थ मतलब धातु होगा, कोई भी धातु अगर शुद्ध अवस्था में होगा, मतलब जैसे कि आप मान लो लोहा है ना, तो शुद्ध लोहा होगा, उस पे किसी भी प्रकार का ऑक्साइड की परत नहीं जमा होगा, फेरस ऑक्साइड नहीं हुआ होगा, या किसी प्रकार का उस पे जो है जंग मतलब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से जो है अभिक्रिया नहीं किया होगा, है ना। या कोई भी धातु अगर शुद्धतम रूप में आपके पास होगा, उसमें धातु ही चमक होगी, वो चमकदार होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके बाह्यतम कक्षा में उसकी जो निर्माण हुई है, उसका जो परमाणु है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, उसके नाभिक में के बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उसके अंदर चमकदार की गुणवत्ता पाई जाती है। इसी प्रकार धातु की सतह क्या होती है, चमकदार होती है, जैसे कि सोना, चांदी, कॉपर, तांबा। जैसे कि इसमें आप देखते हो इसी चमकदार गुण के कारण इसे ज्वेलरी में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है, सोना चांदी को ज्वेलरी सामग्री में जो है इसको यूज किया जाता है। उसी के साथ अगर हम अधातु की बात करें, तो यहां आप जानते हो अधातु चमकीली नहीं होती है, लेकिन एक अपवाद है, आयोडीन अधातु होते हुए भी वो चमकीला होता है। आपको दिमाग में रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना, जो अधातु चमकीली नहीं होती है, लेकिन ऐसे अधातु का नाम लिखिए जो चमकीला होता है। तो आपको लिखना है आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, आयोडीन का नाम लिखेंगे। दूसरा अब हम लोग देखते हैं कठोरता। तो प्राय धातु कठोर होते हैं। देखिए धातु समांतर कठोर होता है, प्राय धातुएं कठोर होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। कौन से ऐसे धातु हैं
जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो लिथियम, पोटाशियम और सोडियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, है ना। इधर हम देखते हैं तो ये अधिकतर कठोर नहीं होते। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्या है? ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं, अधातु अधिकतर कठोर नहीं होते, लेकिन कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्या इस लाइन को जो है आपको दिमाग में बिठा लेना है। ये क्या है? अधातु है, लेकिन कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। ऐसे अधातु का नाम लिखिए जो प्राकृतिक रूप से कठोर अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। तो आपको फटाक से क्या लिखना है? हीरा। हीरा क्या है? प्राकृतिक रूप से कठोर अवस्था में पाया जाता है, जो कि है कार्बन का एक अपरूप है और अधातु है। अब इधर हम देखते हैं रूप। क्या देखते हैं? रूप। तो यहाँ पे देखो, धातुएं कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में या ठोस रूप में पाई जाती है। धातुएं जैसे कि लोहा, लोहा से बनी चीज, ताला का ले लो। क्या? किसको ले लो? ताला को। ताला को आप बंद करते हो और आप घूमने जाते हो, घूम करके आते हो, क्या देखते हो कि वो पिघल करके नीचे गिर गया है। आप जिम जाते हो, जिम में लोहे की वस्तुएं क्या आप देखते हो? ठोस अवस्था में होता है। कैसा होता है? ठोस। कमरे के ताप पे वो ठोस अवस्था में होता है। कोई भी वस्तु जो धातु का मतलब वो क्या होंगे? धातु होंगे, और वो कमरे के ताप पे क्या होते हैं? प्रायः ठोस रूप में होते हैं, ठोस रूप में होते हैं। लेकिन यहाँ पे मरकरी यानी पारा जो कि द्रव अवस्था में होता है, मरकरी को हम लोग क्या लिखते हैं? Hg, है ना। मरकरी को क्या लिखते हैं? Hg। केवल मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप एग्जाम पूछेंगे ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो क्या बताओगे? Hg, मरकरी। यहाँ पे देखिए, अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन अधातु किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है ना। इधर आप देखो, मरकरी जो है कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन क्या है? धातु है। धातु प्रायः कमरे के ताप पे किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अधातुएं किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो वो ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इधर ब्रोमीन, इधर क्या है? ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं आघात वरीयता या तन्यता। यहाँ पे देखो, धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में इसको हम, जैसे कि सोने को पीटकर हम पतली चादर के रूप में जिस तरह का मन होता है उस तरह का हम बना देते हैं। लोहे को पीट पीट करके जो है हम लोग चादर, बर्तन कुछ भी बना देते हैं, उसको फैला देते हैं। ये जो उसको पीट कर पतली चादर के रूप में व्यक्त करने की जो इसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आघात वरीयता और तन्यता। जो कि अधातु में अगर हम देखें, अधातु आघात वरीय नहीं होते हैं। आघात लगने पर यह चूर-चूर हो जाते हैं। आघात लगने पर ये क्या हो जाते हैं? चूर-चूर हो जाते हैं। लेकिन धातुएं के साथ ऐसा नहीं है। धातुएं को अगर हम पीटेंगे तो वो पतली चादर के रूप में व्यक्त हो जाएगा। अब देखिए इसमें तन्यता क्या होता है? धातु का एक गुण है तन्यता। धातु का इसको हम समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन जाते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। आपको दिमाग लगाना है, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। उदाहरण के लिए सोना, उदाहरण के लिए सोना, 1 ग्राम सोना को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन 2-3 बात अब आपको हम इसमें बता देते हैं। यहाँ पे देखो सोना है, यहाँ पे क्या है? सोना है। लेकिन यहाँ पे आप दिमाग लगाओ, चांदी, इस दोनों की अगर बात करें हम, जैसे कॉपर, कॉपर को भी हम तार के रूप में व्यक्त करते हैं, वो क्या है? धातु है। मतलब 1 ग्राम सोने को हम लोग खींच कर करके क्या कर सकते हैं? 2 किलोमीटर तार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन कहीं हमने पढ़ा था, मतलब 50 पैसे, आपने देखा होगा 50 पैसे, अभी तो वो बंद हो चुके हैं। पहले जो आपके दादा दादी या आपके पापा देखे होंगे, उनसे पूछना 50 पैसे कितने बड़ा होता है। उस 50 पैसे इतना बड़ा सिक्के की इतना बड़ा अगर हम सोने के टुकड़ा ले लें, उसे हम 10 किलोमीटर तार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 10 किलोमीटर पतले तार के रूप में उस सोने की जो 50 पैसे की टुकड़ी है उसको व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यही अगर हम चांदी की बात करें, किसकी बात करें? चांदी की,
तो 10 मिलीग्राम चांदी से हम 200 मीटर लंबा तार के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। किसको? चांदी को। मतलब 10 मिलीग्राम चांदी की टुकड़ा अगर हम ले लें और उस टुकड़े को अगर हम पतली तार के रूप में व्यक्त करेंगे तो कितने किलोमीटर, 200 मतलब कितने मीटर, 200 मीटर लंबे तार के रूप में, 200 मीटर लंबे तार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चांदी के 10 मिलीग्राम टुकड़े को लेकर के हम अगर तार के रूप में खींचें, इसको खींच करके जो है तार के रूप में व्यक्त करें तो कितने, 200 मीटर लंबे तार के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो गुण है इसको हम लोग बोलते हैं तन्यता। ठीक है, इधर देखो आप लोग, अधातुएं तन्य नहीं होती। अधातुएं क्या नहीं होती? तन्य नहीं होती। ये 5 जो मुख्य पॉइंट हैं ये हैं, और कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो इस सारे मुख्य पॉइंट को आप अगर नोट कर लेते हो तो आपके लिए बेहतर होगा, है ना। और ये जरूरी नहीं है टेंथ के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो भी अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको दिमाग में आपको बिठाना है। जो ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है, तो क्या लिखोगे? मरकरी। ऐसे अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पे जो है द्रव अवस्था में होता है, तो ब्रोमीन। उसके बाद ऐसे धातु का नाम बताइए, उसमें 2-4 ऑप्शन में से डाल सकता है, पोटासियम को डाल सकता है, सोडियम को डाल सकता है, जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो आपको सोडियम या पोटासियम कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, आपको लगाना है, टिक लगा देना है ना। और इस प्रकार आप लोग इसको 2 भागों में विभक्त करके भौतिक गुण आधार पे समझ सकते हैं। और कुछ पॉइंट है जिसको समझेंगे, इसको अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट करो, आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं और देखते हैं छठा पॉइंट जो है वो है धातु जो होती है। छठा जो गुणधर्म हम लोग देख रहे हैं, विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, इस पे हम अगर आप गौर करते हैं, समांतर धातुएं विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 ऐसे धातु हैं जैसे सीसा एवं मरकरी, पीबी और एचजी, जो दोनों क्या हैं? कुचालक हैं। जो दोनों क्या हैं? कुचालक हैं। इसको आपको दिमाग में रखना है। समांतर धातुएं विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, लेकिन सीसा और मरकरी जो दोनों एक ऐसे धातु हैं जो उष्मा और विद्युत दोनों के क्या हैं? कुचालक हैं। अगर हम इधर देखें अधातु में, समांतर अधातुएं विद्युत व उष्मा की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होती है? वो अधातु होते हुए भी उष्मा मतलब विद्युत का जो है ये सुचालक होती है। हीरा और ग्रेफाइट जो है क्या है? कार्बन के 2 अपरूप हैं जो कि अधातु की श्रेणी में आते हैं। और इसमें से ग्रेफाइट क्या करता है? उष्मा और विद्युत के सुचालक है, चालकता का जो है काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, इस बात को किताब में इस तरह से समझाया गया है जैसे कि कोई धातु उष्मा का चालकता कैसे होगा, इसको सिद्ध करने के लिए। तो आप इसको सिद्ध इस प्रकार से आप कर सकते हो, जैसे कि आप इसके लिए क्या करो, तो एक इस प्रयोग को आप देख सकते हो। एक स्टैंड लेंगे, है ना। इस स्टैंड से हम एक कोई सा भी धात्विक छड़ लेंगे, उसको हम लोग इस स्टैंड से फिक्स कर देंगे, इस स्टैंड से लगा के फिक्स कर देंगे, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, एक बर्नर की मदद से एक, या इसको हम इधर से भी कर सकते हैं, एक बर्नर की मदद से जो है इसको सेट करेंगे। और हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे कुछ धात्विक कील को मोम से लगा के लटका देंगे, मोम से चिपका करके लगा देंगे। और जब यहां से हम इस धातु की छड़ को टेम्परेचर देंगे बर्नर की मदद से, तो हम क्या देखेंगे यहां पे, जो कुछ देर के बाद ये सारी जो कीलें हैं, ये सारी जो कीलें हैं वो धीरे धीरे नीचे की ओर गिरते जा रही है, धीरे धीरे नीचे की ओर गिरते जा रही है। मतलब बर्नर की मदद से लोहा के एक सिरे पर अगर हम टेम्परेचर, या किसी भी धातु छड़ का एक सिरे पे टेम्परेचर देंगे, तो
उसके दूसरे छोर की तरफ जो हम कील लगाए हुए हैं मोम की मदद से, वो सारे कील क्या होंगे, धीरे धीरे एक एक करके नीचे की ओर गिर जाएंगे। इससे क्या प्रूफ होता है कि धातु की जो छड़ है उष्मा का सुचालक है। जैसे जैसे गर्म होगा मोम यहाँ पिघलेगा और कीलें जो है नीचे की ओर गिर जाएगी। और विद्युत का अगर हम देख सकते हैं प्रयोग करके कि धातु जो है विद्युत का चालक कैसे करता है, तो उसका प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं। एक बैटरी लेंगे, है ना, एक बैटरी लेंगे, मान के चलो एक शेल है ना, ये एक शेल है, उसकी एक सिरा से एक बल्ब को हम कनेक्ट कर देंगे, एक विद्युत बल्ब को जो है हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। और दूसरी सिरा से इस प्रकार कोई भी एक धात्विक कील को या लोहे की कील को, है ना, इससे हम जोड़ देंगे और यहां से विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। यहां से विद्युत धारा का कहीं भी एक कुंजी लगा देंगे और विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो ये बल्ब जलने लगेगा। इससे क्या प्रमाणित होता है कि धातु जो है विद्युत, और इस दोनों प्रयोग से धातु जो है विद्युत और उष्मा का सुचालक है, चालन करता है। ठीक है, लेकिन इधर ग्रेफाइड, अधातु में एक ग्रेफाइड ही है जो विद्युत धारा का जो है चालन करता है, बाकी कोई ऐसा धातु नहीं है जो विद्युत धारा का चालन करता है। समानता धातु विद्युत उष्मा की कुचालक होती है, लेकिन ये चालक होता है। कौन? धातु ही। धातु जो है विद्युत उष्मा का चालक होने की, इसमें दो, कौन? पीबी और एचजी कुचालक होता है। धातु में पीबी और एचजी यानी सीसा और मरकरी, ये दो ऐसे अधातु हैं जो उष्मा विद्युत के कुचालक है। इधर अधातु में ग्रेफाइड एक ऐसा अधातु है जो उष्मा विद्युत के चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। उसके बाद हम देखते हैं 7वां नंबर, तो यहाँ पे आप देखिए ध्वनिक। धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज पैदा करती है ना। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल की घंटी में धातु का एक घंटी का प्रयोग किया जाता है। जब उसको हम बजाते हैं तो एक धात्विक ध्वनिक जो है उत्पन्न होता है, एक विशेष प्रकार का ध्वनिक उत्पन्न होता है और वो ध्वनिक सिर्फ धातु में ही पाया जाता है। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करता है, लेकिन अधातुएं ध्वनिक नहीं होते। अधातुएं क्या नहीं होते? ध्वनिक नहीं होते हैं। धातुएं क्या होते हैं? ध्वनिक होते हैं। ये प्रमुख जो है दोनों में अंतर है भौतिक गुणधर्म के आधार पे। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा दोनों का एक किताब में अलग अलग करके दिया हुआ है, लेकिन हमने एक जगह रख करके दोनों का जो है एक साथ भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन किया। लेकिन अब हम लोग करने वाले हैं रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन, और उसमें हम लोग करेंगे धातु का रासायनिक गुणधर्म, जैसे कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा के देखेंगे, जल से अभिक्रिया करवा के देखेंगे, उसके बाद जो है अम्ल से अभिक्रिया करके दिखाएंगे, मतलब तनु अम्ल से अभिक्रिया करके देखेंगे, और उसकी गुणवत्ता को, जो रासायनिक गुणधर्म है उसको हम लोग जानेंगे, परखेंगे, जो किस प्रकार धातु और धातु में जो है रासायनिक गुणधर्म हैं, और उससे जो है दोनों के अंदर डिफरेंट जो है हम देखेंगे, है ना। तो इस प्रकार जो है आज जो हम लोग समझे हैं, जो कि आपके सामने है, अच्छे से हमने समझ पाया होगा इसको, और एग्जाम में यहाँ से बहुत कुछ पॉइंट जो है ले लिया जाता है, और शायद मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा, है ना। नेक्स्ट क्लास जल्दी हम मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं धातु का रासायनिक गुणधर्म के आधार पे उसका जो है किस प्रकार से उसकी गुण है, क्वालिटी है, रासायनिक गुण, धातु का रासायनिक गुणधर्म क्या है, उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसका हम देखेंगे प्रयोग करके, उसकी जो उच्च अभिक्रियाशीलता, निम्न क्रियाशीलता और मध्य क्रियाशीलता के बीच जो है डिफरेंट हम लोग उसको देखेंगे तुलना करके। सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील धातु कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, सक्रियता श्रेणी जो है उसको हम लोग करके प्रयोग करके जो है वो देखने वाले हैं। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो स्टडी एंड हेल्थ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इस प्रकार जो है हम लोग देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।